होने से जस्ट पहले सिल्वर पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। अंकित सर, आपकी भी टिप्पणी ले लेते हैं। सिल्वर को कैसे देख रहे हैं? बीते 5 दिन में हमने तेजी देखी सिल्वर में भी, चांदी में। अभी जितेंद्र सर ने इस पर अपनी टिप्पणी करी थी, किस तरीके का बिहेवियर चांदी का रहता है, निवेशक कैसे देखे। आप सर क्या कहेंगे? खरीदारी का मौका है, अभी हाथ थोड़ा पीछे रखे चांदी में, क्या करें? दिव्या मैम, मैंने आपको पहले भी जब भी मैं आपके शो में आया तो मैंने एक ही चीज बोली है कि 2,25,000 से 1,80,000 ये मेरी रेंज है जहां पे आप सिल्वर को बाय करके चल सकते हैं और धीरे धीरे एक्लिमेट करना चालू करिए। बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे अगर देखने को नहीं मिलेगी। अभी ऑलमोस्ट हमने 50% के आसपास गिरावट देख ली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 55-60% गिरावट हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो जो निवेशक है, मुझे लगता है उनको निवेश करके चलना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा, सिल्वर उतनी तेज मुझे नहीं लग रही है जितना मुझे गोल्ड लग रहा है। तो सिल्वर के अंदर मोमेंटम वापस से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे हर्डल्स बाकी हैं। इतनी जल्दी आप सिल्वर के अंदर मोमेंटम अपसाइड का मुझे लगता है कि काफी मुश्किल होगा। मैंने पहले भी लास्ट टाइम जब आपके शो में था, मैंने यही बोला था कि 2,20,000 की चांदी अगर आप 3 लाख रुपए मान रहे हैं तो 40% का रिटर्न कारण हो जाएगा तो एक बात अलग है। जैसे अभी हमने देखा कि कॉपर प्राइसेस के अंदर आज शार्प अपसाइड मोमेंटम मिला है, उसके फंडामेंटल रीजंस हैं। तो बेस मेटल चलेगा तो शायद सिल्वर थोड़ा सा और सपोर्टिव मार्केट के अंदर हो जाए। लेकिन मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी वापस से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए के वापस रेंज देखना, मुझे लगता है उसके लिए ट्रेडर्स को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर वो एसआईपी मोड में सिल्वर में जाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में गोल्ड में निवेश करना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर अच्छी है, मना नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में खरीदना चाहिए। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा इसको ऊपर जाने। जितेंद्र सर, वैसे क्या लग रहा है कि क्योंकि पहले हम लोग ये देखते थे कि मोस्टली घरों की बात कर ले, रिटेल निवेशकों की बात कर ले, तो वो लोग इसको एज एन हेज के तौर पे इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली चीज ही समझते थे गोल्ड को। लेकिन क्या लग रहा है कि अब थोड़ी सी जो ये मानसिकता है वो थोड़ी चेंज हो रही है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एसेट का हिस्सा इसको यहाँ पर होना चाहिए, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए इनफैक्ट अगर देखा जाए तो। सर, आपकी आवाज बड़ी मधुर है, लेकिन सर अभी थोड़ा सा हाँ आगे थोड़ी अब सही है। देखिए, जहां आप निवेश की बात सोचते हैं तो ये है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को एज एन एसेट क्लास लेना चाहिए और एसेट एलोकेशन का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि निवेशकों का जो पहले नजरिया रहता था वो जरूर बदला है। ऑप्शंस आए हैं गोल्ड में निवेश करने के, वो भी एक है। पहले हमारे पास ईटीएफ नहीं था, गोल्ड म्यूचुअल फंड नहीं थे, अब वो ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शन आने की वजह से गोल्ड में निवेश हुआ है, तो जो नजरिया है निवेशकों का वो बदला है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है वैसे वैसे निवेशक इसको अपनी लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन का हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरह की शॉर्ट रैलीज आती हैं और जो अनइमेजिनेबल रैलीज होती हैं, शायद किसी निवेशक ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी रैली आएगी गोल्ड में, तो ये नजरिया बदलने में बड़ा अच्छा काम करती है। तो नजरिया फिर से निवेशकों का वो शॉर्ट टर्म की तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है अभी दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। गोल्ड में निवेश इसलिए आ रहा है अच्छा क्योंकि निवेशक निवेश करना चाहते हैं, रिटर्न कमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म रिटर्न है, ये पैरामीटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये एक पैरामीटर निवेशक सोच के चल रहे हैं कि गोल्ड में इतना रिटर्न मिल सकता है तो क्यों ना निवेश किया जाए। पर जब हम लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो रिटर्न बहुत वेरी करते हैं। तो आई थिंक मेरा यही व्यू है कि गोल्ड में निवेशकों का नजरिया बदला है। इसको निवेश के लिहाज से निवेशक देखने लगे हैं, केवल ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स या उस लिहाज से नहीं, बट निवेश के लिहाज से भी देखने लगे हैं। और ऑप्शंस जो इतने हैं वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस नजरिए में। अच्छा, एक चीज और जितेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई अगर हमारा निवेशक है, बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो भी आते हैं हमारे पास जिनमें एसआईपी चल रही होती है बहुत लंबे लंबे समय से, लंबे टाइम का गोल भी होता है। मान लीजिए ऐसा कोई निवेशक है पिछले 10-15 साल से एसआईपी कर रहा है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, उसके पोर्टफोलियो में गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, सिल्वर बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या अब उसे इन दोनों एसेट क्लासेस का थोड़ा सा एलोकेशन ऐड जो है करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? या फिर जो ऐसे निवेशक हैं सिर्फ इक्विटी पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए ठीक है इक्विटी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि केवल एक एसेट क्लास पर आपको निर्भर रहना चाहिए। हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां इक्विटी भी आपके पोर्टफोलियो में महत्व रखती है, डेट भी रखता है, गोल्ड सिल्वर भी महत्व रखते हैं, रियल एस्टेट के ऑप्शन आएंगे तो वो भी महत्व रखेगा। तो मुझे लगता है जब आपको अपना पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन लेके चलना चाहिए, और जिन निवेशकों ने नहीं किया है और अगर लॉन्ग टर्म अभी भी है उनके पास उतना होराइजन बचा है, तो मुझे लगता है इस एसेट क्लास को भी ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन जरूर माना जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है और उस नजरिए से अपने एसेट एलोकेशन में इसका भी हिस्सा
होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि वो हिस्सा कितना हो उसका जरूर एक सीमा है। मुझे लगता है, जो मैंने पहले भी कहा है कि 15% के अराउंड जो है आपका एक रेशो होना चाहिए इस एसेट क्लास का। लेकिन जिन निवेशकों ने नहीं किया है, मुझे लगता है उनको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जिन निवेशकों ने यहाँ पर ऐड नहीं किया उनको अब यहाँ पर शामिल करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को। अंकित साहब, वैसे 144 मतलब यानी कि 1,44,000 के आसपास का जो रेंज था वो तो इसने ब्रेक कर दिया पिछले 3 दिनों की, अगर हम लोग बात करें। अभी क्या लग रहा है कि रेजिस्टेंस इसका कहाँ दिख रहा है गोल्ड की, केस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, और भी निवेशकों को क्या करना चाहिए केस अगर अभी इसमें एंट्री करनी हो? अंकित सर। देखिए, गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली दी है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, क्लियर है। हेलो, हाँ जी। अगर मैं गोल्ड के अंदर बात करूं तो गोल्ड मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस समय भी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,48,000 का एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस ने ब्रेक करा है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके ही चलना चाहिए। 1,40,000 यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। पहले भी मैंने आपके चैनल पे कई बार बोला है कि 1,40,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे पैनिक सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन देखने को नहीं मिली और बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। और जिस तरह के फंडामेंटल्स अभी वापस से ड्राइव होना चालू हैं, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 1,56,000 1,57,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक है सौरभ कुमार शर्मा, अंकित सर से सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले तो सर जी नमस्ते, दिवाली तक सिल्वर कितना हो सकता है? जी इतनी बार लिख दिया सेंटेंस में उन्होंने। सर जी नमस्ते जी, दिवाली तक सिल्वर कितना हो सकता है जी? अंकित सर, क्या जवाब रहेगा आपका जी? देखिए, सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर समवेयर अराउंड मुझे लग रहा है कि 2,55,000 के आसपास रहनी चाहिए चांदी। 2,55,000 चांदी तक मतलब दिवाली के अराउंड हम लोग ये वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सर, इन केस अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करें चांदी के लिए, जैसे कि आपने इसके लिए टारगेट्स दिए हैं, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ पर? देखिए, चांदी की अगर मैं बात करूं तो जब तक ये 2,10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक $54 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने रहेंगे। अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो अभी $57-58 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। मैं अभी भी यहाँ मान के चलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में 2,29,000 का रेजिस्टेंस पिछले 2 दिनों से अभी तोड़ने में कामयाब नहीं रहा है। 2,29,000 का लेवल तोड़ेगा तो फिर 2,32,000 2,35,000 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर्स को थोड़ा सा अभी सिल्वर के अंदर कॉशियस रहना चाहिए। गोल्ड में कंफर्मेशन ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो सिल्वर मुझे तो थोड़ा सा ड्राइव यहाँ पे कम लग रहा है। लेकिन जिस तरह से लोगों की पोजीशन फंसी हुई है 2,70,000 2,80,000 3,00,000 3,50,000, तो इतनी जल्दी आपको रिटर्न्स तो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एक बार 2,55,000 के आसपास आता है तो ट्रेडर्स को वहां पे फिर वापस से कॉशियस होना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि बेस मेटल्स भी पॉजिटिव है, गोल्ड भी पॉजिटिव है, तो उसके साथ साथ सिल्वर तो ऐसा नहीं है रुकेगी नहीं, मतलब थोड़ा सा चलेगी, लेकिन इतना ज्यादा अभी उसके अंदर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सिल्वर फिर भी दिवाली तक 2,40,000 2,55,000 तक देखने को मिल सकती है। यहां से अपने को लग रहा होगा कि यार 10,000 रुपए तो बात कर रहे हैं या 25,000 की बात कर रहे हैं, वो समय अलग था जहां पे एक दिन में 25-30,000 का मूवमेंट होता था। अब वैसी कंडीशंस नहीं रही है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे बहुत ही स्लो डाउन स्लगिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही धीरे धीरे चाल देखने को मिलेगी और कमाने का मौका इतना आसान नहीं होगा। जो निवेशक है उनको मौका मिलेगा, लेकिन जो डेली ट्रेडर्स हैं उनको काफी परेशानी होने वाली है। ठीक है सर। जितेंद्र सर के पास चलेंगे। एक व्यूअर है हमारे और प्राइम मेंबर भी है, ऋषभ जी कह रहे हैं, पहले तो हेलो टीम, हेलो ऋषभ आपको भी। जितेंद्र सर से सवाल है, कह रहे हैं डू वी रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर ETF सिंस मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी इन्वेस्ट इन दिस? सर, अगर किसी के पास मल्टी एसेट एलोकेशन वाले फंड है अपने पोर्टफोलियो में, तो भी क्या अलग से गोल्ड ETF, सिल्वर ETF या फंड ऑफ फंड में एलोकेशन रखना चाहिए उन्हें, या फिर मल्टी एसेट जो फंड है भाई इसका काम कर देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से जरूरत है। डिपेंड करता है। देखिए, मल्टी एसेट फंड्स अपने आप वो काम करते हैं जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश कर रहे हैं, और जो भी रैलीज हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज है फंड मैनेजर बेहतर समझता है। तो मुझे लगता है किसी भी निवेशक ने अगर मल्टी एसेट फंड में निवेश कर रखा है, स्पेसिफिकली इसलिए कर रखा है क्योंकि अलग से वो एसेट एलोकेशन शायद नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड के बाद भी जो गोल्ड का एलोकेशन है, गोल्ड और सिल्वर दोनों का एलोकेशन है, वो भी 5% 10% है, तो जरूर एक बनता है। लेकिन तभी जब आप एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अपना रहे हो, यानी कि आप इक्विटी में भी निवेश करते हैं, डेट में भी निवेश करते हैं, विद इन इक्विटी आपने मल्टी एसेट फंड ले रखा है, तब तो जो है हो सकता है आप अलग से निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी एसेट फंड में ये सोच के निवेश कर रहे हैं कि एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर करेगा, तो मुझे लगता है फिर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और हमारे व्यूअर है शशांक गुप्ता, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। जितेंद्र सर, ये भी आप से जानना चाह रहे हैं कि किसी फंड का अल्फा शार्प
और सॉर्टिनो रेशियो कितने टाइम में चेंज होता है? देखिए टाइम में तो और क्या इसे प्रायोरिटी क्योंकि देनी ये- चाहिए निवेशक के तौर पे? क्या इन सब चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए? जी हाँ, पैरामीटर्स होते ही है जो आपको बताते हैं कि एक फंड के एनालाइज करने में आपको चीजें बताते हैं। जैसे शार्प रेशियो आपको ये बताएगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना वो जनरेट कर रहा है। अल्फा आपको ये बताता है कि जो बेंचमार्क से ज्यादा कितना आपको फंड जो है रिटर्न दे रहा है। तो ये पैरामीटर्स के अपने महत्व है जो एक एनालिसिस में अच्छा वर्क करते हैं। यानी कि जब आप फंड्स को एनालाइज करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में सेम कैटेगरीज में, तो ये पैरामीटर्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब ये रिपोर्ट जिस हिसाब से पब्लिश होती है उस हिसाब से इनमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। मंथली बेसिस पे आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अब अल्फा जनरेशन के भी अलग अलग पैरामीटर्स हो जाते हैं। उसमें आप क्योंकि रिटर्न आपको मंथली रिटर्न भी दिखाई देते हैं, 6 मंथ भी रिटर्न दिखाई देते हैं, ईयरली भी रिटर्न दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स आपको पता बताते हैं कि आपका जो फंड है जो आप सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो फंड किस पैरामीटर्स पे कहाँ फिट बैठता है आपके ऑब्जेक्टिव में। तो ये अच्छे पैरामीटर्स हैं और मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को यूज करने चाहिए एनालिसिस करने के लिए जिस भी फंड को वो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। ठीक है सर, चलिए ऋषभ और शशांक की तरह जो बाकी हमारे व्यूअर हैं वो भी हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आपके सवाल को जो है प्रायोरिटी मिलती है अगर आप दी बोनस के प्राइम मेंबर रहते हैं। तो कैसे बन सकते हैं? अगर आप अभी हमें लाइव देख रहे हैं तो आपको चैनल पर सामने ही ज्वाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस ज्वाइन पर आप टैप कीजिए। आपके सामने ₹239 का एक लेवल ओपन होगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट कंप्लीट कीजिए और बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर, यानी कि हमारे परिवार का हिस्सा। लुत्फ उठाइए बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का और साथ ही प्राइम मेंबर्स के लिए दी बोनस पर शाम को 5:30 बजे सोमवार से गुरुवार एक खास शो हम लेकर आते हैं जिसमें बात होती है रोज के बाजार की। कैसा रहा आज का बाजार, कल आपकी क्या हो रणनीति, कल के एक्सपर्ट्स के क्या टॉप पिक्स हो सकते हैं, फेवरेट पिक्स हो सकते हैं जहां पर आप बेट लगा सकते हैं। आज भी शाम को 5:30 बजे जारी रहेगी इन शेयरों में रफ्तार। कल्याण, आरबीएनएल, एचएएल, कैनरा बैंक के साथ साथ और भी कई शेयर यहाँ पर मुदित गोयल सर के साथ डिस्कस होंगे। तो जुड़ना मत भूलिए शाम को 5:30 बजे दी बोनस पर। चलिए इस बीच एक सवाल आया है अंकित सर के लिए। मुकेश मुंद्रा जी हैं, हालांकि कई लोग का ये सवाल हो सकता है और कह रहे हैं कि सर अंकित सर प्लीज बताइए चांदी इस भाव में फिजिकल में लेनी चाहिए अभी कि नहीं लेनी चाहिए, जो अभी भाव यहाँ पर करंटली जो चल रहे हैं? देखिए अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो 2,27,000 के आसपास अभी भाव चल रहा है। तो नीचे में कोई भी गिरावट मिलती तो ही खरीदारी करना चाहिए, अभी ऊपर में चढ़ने की कोशिश मत करिए। हमने बहुत टाइम तक देखा है 2,20,000 के आसपास ये काफी टाइम तक सस्टेन करता रहा है। तो अभी इस वीक का इंतजार कर लीजिए, कल नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा है तो उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 2,23,000 से 2,20,000 की अगर रेंज मिलती है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस 2,10,000 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। तो अगर आप निवेशक हैं तो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा 2,25,000 से लेके 1,80,000 के बीच में धीरे धीरे आप अपनी जो सिल्वर है उसको एक्टिवेट करना स्टार्ट करिए। सर वैसे कई सारे निवेशक अभी भी हैं जो 3 लाख के ऊपर के जो लेवल है उन्होंने बाय कर रखा है, फंसे हुए हैं उसमें, उनको अभी क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि मतलब वो थोड़ा सा एग्जिट करें, एवरेज करें, या फिर थोड़ा सा वेट करें उसी लेवल पे आने के लिए? और इनकेस अगर वेट कर रहे हैं तो कब तक वेट करें कि उसी लेवल पे वापस आए या उसके ऊपर वो रेट जाए? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि 3 लाख से ऊपर जिसने बाय करी है उसको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेजिंग की अगर बात करेंगे तो एवरेजिंग की अगर उनके पास में कैपेसिटी है तो फिर मुझे लगता है कि वहां पे 2,20,000 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब 25% अगर आपने वहां पे ले रखा है तो उसके बाद में जितना लिया हुआ है उसका 25% या 50% और लीजिए और नीचे में थोड़ी सी जगह और रखिएगा क्योंकि सिल्वर है काफी वोलेटाइल रहती है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल है। तो मैं इतनी जल्दी इसके अंदर वापस नहीं बोलूंगा कि 4 लाख रुपए बिल्कुल स्विंग नहीं करती रहेगी जिंदगी भर। तो यहाँ पे वापस से 3,10,000 से 3,35,000 मैंने हर बार बोला है आपको कि एक मेरा टारगेट यहाँ पे बचा हुआ है 3,10,000 से 3,35,000, वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये टारगेट आपका समवेयर अराउंड मतलब दिसंबर के बाद ही अचीव होगा, तो मार्च तक का वेट करना पड़ सकता है। तो वहां पे जाके आपको 3,10,000 से 3,35,000 तक के टारगेट्स एक बार देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे फोमो में आके और ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, लेकिन अपनी प्रॉफिट जितना भी है या फिर आपका रेट के आसपास भी अगर रह जाता है तो निकलने की कोशिश जरूर करिएगा। वापस से 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख ऐसा भी चांदी नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है। ठीक है, जिन लोगों को टेंशन हो गई होगी सुन के, ठीक है अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमेशा बोलते हैं टेंशन हो जाती है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये मार्केट है, मार्केट हमेशा एक जैसा चलता रहेगा तो मजा कैसे आएगा? और मतलब आप सोचिए ना कितना मोमेंटम होता है, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इतनी जल्दी अगर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, रिटर्न्स इतनी जल्दी अगर मार्केट के अंदर मिलने लग जाएंगे तो फिर इक्विटी को तो छोड़ के सारे के सारे ट्रेडर्स से वो सिर्फ सिल्वर में ट्रेड करना चालू कर देंगे। लेकिन सर ये तब नहीं समझ आता ना निवेशकों को, जैसे जनवरी के महीने में जो लोग पैसा लगा रहे थे चांदी में खासकर कि 4 हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी,
जाएगी, ऐसी बातें मैंने सुनी उस दिन तक भी जब चांदी ने वापस से उलटफेर कर दी, नीचे आनी शुरू हो गई। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है, और जबकि गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज है, खास करके सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मना किया जाता है, लेकिन जब बढ़ता रहता है भाव तो लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके साथ साथ बढ़ती रहती है, फिर बुरा भी उतना ही लगता है। बस एक ही चीज बोलूंगा मैं, हाँ। 20 रुपए लीटर पानी है, उसके हाँ। आसपास अगर कुछ भी चीज मिले तो आप खरीद लीजिए, लेकिन अगर वही 20 रुपए लीटर का पानी अगर आपको 500 रुपए में दिया जाएगा तो आप डेफिनेटली नहीं खरीदेंगे। रियलिस्टिक दुनिया में आपको जीना पड़ेगा, जब तक आप रियलिस्टिक दुनिया में नहीं जिएंगे तो आपको तकलीफ हमेशा रहेगी। हम ऊंचे लेवल पे शेयर्स भी होते हैं, हम बिना वैल्यूएशन के नहीं खरीदते हैं, हम हर चीज देखते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जब तक उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती तब तक उसके अंदर निवेश नहीं करते हैं। सेम चीज फॉर कमोडिटी होती है, करेंसी होती है, कोई भी मार्केट के अंदर सेम चीजें चलती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे ट्रेडर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप निवेश कहां पे कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल रूल है, सस्ता खरीदना महंगा बेचना है, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कौन बने करोड़पति ज्यादा मुश्किल होता है, उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। हमारे यहाँ तो और भी सिंपल है कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, सस्ता खरीदना महंगा बेचना है। लेकिन इतनी परेशानी कहाँ है, पूरी दुनिया इसके अंदर पगलाई हुई है कि यार क्या करना है क्या करना है। मैं भी जवाब दे दे के मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3 लाख कब आएगी, 3.5 लाख कब आएगी, ये रैली जो वाली चीज है, एक्सपेक्टेशन, ये रियल एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है ट्रेडर्स ऐसी कमोडिटीज को चुने जहां पे रैली देखने को नहीं मिली है बहुत टाइम से। एक शुगर एक स्टॉक है, शुगर की अगर मैं बात करूं तो शुगर के अंदर बहुत टाइम से हमको कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला था, अभी हमने देखा रिसेंटली इसके अंदर तेजी आ गई है। तो ट्रेडर्स को ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, किसके अंदर रैली खत्म हो गई है। ऐसा नहीं कि अभी सिल्वर, पूरी दुनिया सिल्वर सिल्वर चल रही है, उसके बाद कॉपर में रैली आ गई तो पता पड़ा फिर कॉपर देख लिया, फिर गोल्ड सिल्वर को छोड़ दिया। तो इस तरीके से ट्रेडर्स को, मेरे को लगता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, सोच के समझ के उसके बाद ही निवेश करना चाहिए।